Hello everyone, this is Swanisha Vimal. Welcome to GK and GS प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बाल विकास के बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि नामक चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? मतलब जो एक टीचर है वो अपने क्लास में अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध प्रकार के तरीकों को अपनाती है, मतलब बच्चों को विभिन्न तरीकों से पढ़ाती है। तो वह किस सिद्धांत से रिलेट करती है या फिर किस सिद्धांत से प्रभावित होती है, हमें ये बताना है। तो देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से नहीं, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से या फिर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो यहाँ पे जो शिक्षिका है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार कई प्रकार की बहुबुद्धियाँ पाई जाती हैं और उनके लिए अलग अलग प्रकार की अधिगम शैलियों का प्रयोग करना होगा बच्चों को सिखाने के लिए। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 2, बुद्धि लब्धांश सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, मध्यम रूप से, उच्च रूप से, पूर्ण रूप से या कम से कम रूप से। तो जो बुद्धि लब्धांश होते हैं वो सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 3, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे वो बुद्धि सिद्धांत जो है या वो इसी बात पे बल देता है कि जो बुद्धि है वो संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। फिर भी हम तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। ये ऑप्शंस हैं दोनों, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर लगेगा हम उसे पेपर में लगा के आएंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इन दोनों के अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है, तो हम दूसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो जो बुद्धि लब्धि निकालने का नियम होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इससे हम MA और CA ऐसे लिखते हैं। MA मीन्स मानसिक आयु और CA मीन्स क्रोनोलॉजिकल आयु या वास्तविक आयु। तो यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि है बच्चे की उसमें उसने 75 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे 75 इंटू और जो उसकी वास्तविक आयु है वो 16 वर्ष है। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा और फिर काटने पीटने पर इसका आंसर जो होगा वो 12 आएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 5, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। A संदर्भगत, 3 सामाजिक या फिर दूसरा अवयवभूत और चौथा आनुभाविक। तो जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है उसमें स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं। पहली मनोविश्लेषणात्मक बुद्धि और दूसरी व्यवहारिक बुद्धि और तीसरी सृजनात्मक बुद्धि। उन्होंने सामाजिक का कोई भी जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वही सही होगा, क्योंकि हमसे जो के अतिरिक्त पूछा है। तो यहाँ पे तीसरा, इन तीनों की बात जो है स्टर्नबर्ग करते हैं लेकिन सामाजिकता की बात वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा।
प्रश्न नंबर 6, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर बल देता है, सामान्य बुद्धि पर बल देता है, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर बल देता है, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है वह इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति या बच्चे में एक विलक्षण या विशिष्ट प्रकार की योग्यता होती है या फिर विशिष्ट प्रकार की बुद्धि होती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। और इन्होंने 8 प्रकार की, अपने सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर 7, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षा अभ्यास या फिर शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण रखने के लिए, या फिर विविध शिक्षार्थियों के शिक्षा के बारे में स्पष्टता, या फिर शिक्षार्थियों को यह बताने की कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो जो मानव बुद्धि और विकास की जो समझ है वो शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। जो मतलब कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है और एक आलोचना नहीं है। तो या शोध रहित नहीं है, या जो है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। जो हमसे आलोचना नहीं है, हमसे वो पूछा गया है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। हाँ, अगर इस सिद्धांत ने यह कहा है कि प्रत्येक बच्चे में एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि होती है, तो उसे उभारने में विभिन्न पद्धतियों की मांग भी होगी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी जो है आलोचना है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो यह जो है यह बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वही सही होगा। फिर भी हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है बहुबुद्धि सिद्धांत का। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वही सही होगा। प्रश्न नंबर 9, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह बात सही है कि जो भिन्न प्रकार की बुद्धियां हैं, 7 प्रकार की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, उनका अगर विशिष्ट परीक्षण नहीं होगा या फिर विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में उनका जो मापन है वो संभव नहीं हो पाएगा अलग अलग। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हमें सही लग रहा है। फिर भी हम दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, या बिल्कुल 7 बुद्धियों को समान महत्व देता है, तो ये गलत हो जाएगा। या केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, ऐसा भी नहीं है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी फैक्टर या फिर सामान्य कारक के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो यह जनरल या फिर सामान्य कारक के अनुकूल है। तो यहाँ भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, या फिर संसाधन पूर्ण बुद्धि, या फिर गणितीय बुद्धि। तो जो स्टर्नबर्ग है वो 3 प्रकार की बुद्धि बताते हैं। वो पहली है व्यवहारिक, दूसरी है सृजनात्मक और तीसरी है मनोविश्लेषणात्मक। तो यहाँ पे व्यवहारिक बुद्धि है वो त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 11, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। डेविड वेस्लर ने, अल्फ्रेड बिने ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था अल्फ्रेड बिने ने। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 12, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास
उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.B. वॉटसन, लेई वाइगोर्स्की। जो E.L. थॉर्नडाइक हैं, यही अभ्यास, तत्परता और प्रयास और त्रुटि के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे E.L. थॉर्नडाइक सही होगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, विचार करना, गति करना या फिर सहानुभूति देना। तो यहाँ पे जो सहानुभूति देना होता है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो जो व्यवहारिक बुद्धि है उसका यह अभिप्राय नहीं है कि केवल अपने ही विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 13, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी, शारीरिक, गतिक, बोधक या फिर संगीतमय या फिर भाषाई या फिर स्थानिक। तो राघव जो है वो मधुर संगीत बजा रहा है तो उसमें संगीतमय बुद्धि होगी। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 14, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से या फिर अपसारी चिंतन से या फिर अभिसारी चिंतन से। जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है तो वो होता है कि एक समस्या के बारे में कई तरीके से सोच पाना, मतलब कि बॉक्स के बाहर चिंतन कर पाना, और यह कहलाता है अपसारी चिंतन। और जो अपसारी चिंतन होता है, अभिसारी मतलब बॉक्स के अंदर सोचना, मतलब कि एक समस्या के बारे में एक ही प्रकार से सोच पाना या फिर कम प्रकार से सोच पाना अपसारी चिंतन कहलाता है। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, बॉक्स के बाहर सोचना, और अपसारी चिंतन बॉक्स के अंदर सोच पाना। प्रश्न नंबर 15, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता या फिर एक विशिष्ट योग्यता। तो जो बुद्धि है वो एक विशिष्ट योग्यता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 16, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। इसके दो ऑप्शन गायब हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वह यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाए, ताकि जो उनमें विशिष्ट प्रकार की योग्यताएं होंगी या फिर विशिष्ट प्रकार की बुद्धि होगी वो उभर कर बाहर आ सके। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17, बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही मानसिक आयु सूत्र है। यहाँ पे सूत्र भी गलत हो गए हैं। तो यहाँ पे हम जो सूत्र होता है मानसिक आयु बुद्धि लब्धांक का वो हम बता दे रहे हैं। MA मानसिक आयु, CA वास्तविक आयु या फिर क्रोनोलॉजिकल आयु इंटू 100 पूछा जाता है एग्जाम में, इसे याद रखें। प्रश्न नंबर 18, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया? बच्चों की रुचि को, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को, या फिर बच्चों की शारीरिक क्षमता को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी साइमन ने जो बुद्धिमापन के लिए परीक्षण किया था उसके लिए उन्होंने बच्चों की निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को उपयुक्त पाया था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर
19। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा? तो यहाँ पे जो मानसिक आयु होगी 12/10 × 100 हम कर लेंगे और काट देंगे तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। 12 × 10, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 20। आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं। आप इस कक्षा के एक छात्र का बुद्धि लब्धांक 130 से अधिक पाते हैं तो इसका अर्थ है कि वह बालक है मंद बुद्धि, औसत बुद्धि, अतिश्रेष्ठ बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि। अगर उसका किसी बच्चे का 130 से अधिक बुद्धि लब्धांक है तो वो अतिश्रेष्ठ बुद्धि वाला बच्चा होगा। जो सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होगा वो होगा 90 से 109 उसका बुद्धि लब्धांक होगा। और जो औसत बुद्धि या औसत से अधिक यहाँ पे तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा 110 से 119। और मंद बुद्धि वाले बच्चे का बुद्धि लब्धांक होगा 80 से 89। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।